आपको पता है मेरे कपड़े मैनचेस्टर के निर्मित हैं और मेरे ये बात देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ऐसे बता रहे थे जैसे कोई युद्ध जीतकर आ रहे हो। हीन भावना का ऐसा बेढंगा प्रदर्शन आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। परंतु जवाहरलाल नेहरू अलग ही मिट्टी के बने थे। परंतु जिस अंग्रेजी पद्धति एवं तकनीक पे वो इतना इतरा रहे थे, क्या वो अंग्रेजी थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह भारत देश की महान उत्पत्ति थी। सूती वस्त्रों की महीनता बहुत कारणों में से एक कारण था जो अंग्रेज समेत कई आक्रांताओं को लुभाकर भारत ले आई थी। नमस्कार, टीएफआई इतिहास और संस्कृति पे आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रत्युष माधव आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे भारतीय वस्त्र उद्योग का प्रभुत्व एक समय में समस्त संसार में था और कैसे सूती वस्त्रों की महीनता कई विदेशी आक्रांताओं विशेषकर अंग्रेजों को लुभाकर भारत ले आई थी। तो आइए अविलंब आरंभ करते हैं। कपास यानी कॉटन आदिकाल से हमारे इतिहास का भाग रहा है, चाहे सरस्वती सिंधु सभ्यता हो या फिर वैदिक सभ्यता। कपास एवं सूती वस्त्र हमारे इतिहास का एक अभिन्न अंग रहा है, चाहे भौगोलिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय सूती की महीनता का उल्लेख करते हुए ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने कहा, ये वो तत्व है जो भेड़ से निकले हुए ऊन को सुंदरता एवं उपयोगिता में काफी पीछे छोड़ सकता है। हेरोडोटस गलत नहीं थे। इसके पूर्व यूरोपीय समुदाय को वस्त्रों की मूल सामग्री या उसकी महीनता से कोई लेना देना नहीं था। वे पशुओं अथवा वृक्षों की छाल से बने वस्त्रों का उपयोग करते थे और जब तनिक सभ्यता विकसित हुई तो वे खुरदरे पदार्थों से बने वस्त्र पहनने लगे। महीन वस्त्रों के नाम पर वो अधिक से अधिक लेनिन के बने वस्त्रों को उपयोग करते थे। इसके बाद भी कुछ भोले प्राणी हमारे भारत भूमि में हैं जिन्हें लगता है सभ्यता को लेकर महीन वस्त्र सब विदेशी विशेषकर यूरोपियन समुदाय की देन है। ऐसे में भारत पर अलेक्जेंडर के नेतृत्व में जब आक्रमण किया गया तो वो भी भारतीय वस्त्रों की महीनता विशेषकर सूती वस्त्रों को देखकर अचंभित रह गए। इसके पूर्व उन्हें कपास के अस्तित्व के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, परंतु भारत आकर उन्हें जब कपास और इसके बने वस्त्रों का मूल समझ आया तो इससे सूती का व्यापार प्रारंभ हुआ। एक समय ऐसा भी था कि संसार के कोने कोने में भारतीय वस्त्रों का प्रभुत्व व्याप्त होने लगा था। 17वीं शताब्दी तक यूरोपीय महाद्वीप अनेक प्रकारों के आविष्कार करने के बाद भी भारतीय उत्पादों विशेषकर हमारे सूती वस्त्रों की उत्कृष्टता को पछाड़ नहीं पाई थी। जब कैलिको जैसे पदार्थ यूरोप के बड़े बड़े उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्त्र को पीछे छोड़ सकते थे जो असल में कपास का एक खुरदरा रूप था, तो फिर सोचिए हमारे महीन सूती वस्त्रों की गुणवत्ता किस प्रकार रही होगी। कानपुर, मुर्शिदाबाद, काशी जैसे अनेक उद्योग जो सूती से लेकर कैलिको मुस्लिन से बने वस्त्रों के लिए अति लोकप्रिय थे। 17वीं शताब्दी में ग्लोबल टेक्सटाइल उद्योग में भारत का भाग ही 40% से अधिक था। हमारे बुनकरों, हमारे वस्त्र निर्माताओं के हाथ में वह जादू था जो अंग्रेज तो क्या कोई भी यूरोपियन बड़े से बड़े तकनीक से भी सुनिश्चित नहीं कर पाए। इसलिए यूरोपीय देशों में साम्राज्यवाद की भावना उत्पन्न हुई। अगर किसी के उत्पादों से विजय नहीं हो सकते तो उसे एन केन प्रकारों अपना दास बना लो। औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो बस एक बहाना था, भारतीय वस्त्र उद्योग जो एक निशाना था। व्यापारियों के भेष में आए आक्रांताओं ने शीघ्र ही धर्मांतरण, लूटपाट एवं शैक्षणिक नीति के विध्वंस को अपना हथियार बनाया और जल्द ही भारतीय वस्त्रों की उपयोगिता एवं उनका प्रभाव वैश्विक मार्केट से गायब होने लगा। इसलिए अगली बार अगर कोई आपसे कहे कि मैनचेस्टर न होता तो संसार को यह न मिलता, पेरिस न होता तो संसार को यह न मिलता, तो आपको केवल इतिहास के उन पन्नों से धूल हटानी पड़ेगी जहां भारत एवं उसके जैसे अनेक देशों में उत्कृष्ट उत्पादों के लोभ में यूरोपियन समुदाय के अंदर साम्राज्यवाद का बीज उत्पन्न हुआ। महोदय, हम पिछड़े बिल्कुल नहीं थे, परंतु वर्षों के साम्राज्यवाद के चलते हमें इस बात में विश्वास दिलाया गया कि हम किसी योग्य नहीं हैं, हम कमतर हैं। जो भी था सब यूरोपियन सभ्यता ने हमें दिया था, जो एक नितांत असत्य है।